तो अभी हमें तीन इलस्ट्रेशंस करने हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग प्लेन प्लेन और लाइन प्लेन के बीच के एंगल से रिलेटेड जो सवाल रहते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ ऐसा खास हाइफन-टूश तुम्हारे सामने तो अभी कुछ नहीं आने वाला, बट लिखने का तरीका एक तो तुम देख लोगे, एंड दूसरी बात भाई आसान इलस्ट्रेशंस भी आखिर आफ्टर ऑल इलस्ट्रेशंस ही है, करने तो हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारे पास दो प्लेन्स लिखे हुए हैं आर डॉट एन वाली फॉर्मेट में, आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्म दी हुई है उसमें वो यूनिट वेक्टर तो बना के दिया नहीं है उसने। ठीक है, खैर यूनिट वेक्टर की अपने को ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही अपना काम चल जाता है। यहाँ से देखो तुम्हारे पास n1 जो है वो आ जाता है 2,2,-3। ठीक, और ये जो है यहाँ से n2 आ जाएगा तुम्हारे पास 1,-2,3। n1 और n2 आ जाने के बाद बड़ी आसानी से तुम दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो। कंसेप्ट इज व्हाट, कंसेप्ट क्या है? एंगल बिटवीन द प्लेन्स is same as angle between their normals। ठीक है, ठीक है बात। अच्छा, तो n1 और n2 के बीच का जो एंगल है वो बस मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। इससे झंडू काम तो और हो नहीं सकता, मेरे को पता है। n1 डॉट n2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास n1 n2 cos थीटा आएगा। इसका मतलब मुझे छोटा एंगल निकालना है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी एक्यूट एंगल। ठीक, बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो अगर छोटा एंगल मेरे को अगर निकालना है, छोटा ही एंगल तुम्हें हमेशा निकालना रहेगा, ऑलवेज फाइंड आउट एक्यूट एंगल। ठीक, ठीक है ना। तो छोटा एंगल ही तुम हमेशा फाइंड आउट करना। अब छोटा एंगल अगर करना है तो फिर उसमें n1 डॉट n2 का मॉड लेना पड़ेगा अपने को। n1 n2 तो वैसे भी पॉजिटिव ही रहते हैं, है कि नहीं? तो उसमें जो छोटा एंगल तुम उठाओगे n1 और n2 वो हमेशा ही वैसे भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो मॉडुलस अपने को कहाँ पर लगाना पड़ेगा? cos थीटा इक्वल्स मॉडुलस ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन n1 n2। ठीक, ऐसा। अच्छा, तो n1 डॉट n2 अगर तुम करते हो वो तो खैर अब कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए। कितना हो जाएगा वो? 2 है ना, 2 -4 -2 -2 -9 -11। ठीक, -11 का अगर मॉड लोगे तो हो जाएगा 11, और n1 का जो मॉडुलस आएगा दैट विल बी 4 4 और 9, 8 9 17। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1 4 9 13 14। ठीक है, कैलकुलेशंस करने तो वैसे मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, तो इसीलिए अगर कोई सिली मिस्टेक्स हो जाए तो थोड़ा संभाल ली। ठीक है, तो इससे मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तुम अगर इस फॉर्मेट में भी अगर छोड़ते हो आंसर तो भी चल जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 17 और 14 को अंडर रूट के अंदर लेकर। ठीक है, खैर तो ये बातें हैं। cos थीटा इससे बड़ी आसानी से निकल आता है तुम्हारे पास। तो एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले उसमें ऐसा लिखना गिवन प्लेन्स आर। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है अपने को? गिवन प्लेन्स आर डॉट n1 बराबर p1, आर डॉट n2 बराबर p2, वेयर एस n1 कितना है वो तुम लिखो, n2 कितना है वो तुम लिखो,
P1 और P2 वो कितने कितने हैं वो तुम लिखो, ऐसा इस तरह से करोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद लिखोगे तुम n1 डॉट n2 विल बी इक्वल टू n1 n2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है। एक्यूट एंगल ये क्या है, बिटवीन द प्लेन्स, इस तरह से तुम्हें लिखना है। लिखने का जो तरीका है एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने ब्लेड से टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की और लिखने का तरीका वगैरह अगर तुम नहीं देख पाए हो अभी 12वीं में आने के बावजूद और तुम्हें लिखना नहीं आता है, तो इसका मतलब तुमसे सवाल भी सॉल्व नहीं होगा। फिर वो एक इंसान जिससे सवाल सॉल्व होता है उसको लिखने का बेसिक तरीका तो पता रहता है। कोई भी वेरिएबल जैसे n1 n2 क्या है ना, थीटा क्या है, इसको डिस्क्राइब कर देना ही बस स्टेटमेंट लिखना होता है। और कोई ऐसा उसमें रामायण कांड अंग्रेजी का पेपर तो लिख नहीं रहे, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लिखने विखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ऐसा इस तरह से अगर तुम काम करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे बराबर, है ना। और जो कॉपी चेकर रहेगा, कॉपी चेकर तभी पूरे नंबर देता है जब तुम्हारी लिखी गई बात एक्चुअल में उसको समझ में आती है ना। तो तुम्हारा लिखा हुआ अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर कैसे देगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ देखो बोला जा रहा है दैट फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन। अच्छा, ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये कैसा है, प्लेन हो गया तुम्हारा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो अपने पास है प्लेन लाइन। बहुत ही रूटीन वाला काम करवा रहा हूँ मैं, बहुत ही आसान, बहुत ही एलिमेंट्री, ठीक। तो प्लेन लाइन के बीच में वी हैव टू बी कॉशियस। क्यों कॉशियस? क्योंकि उसमें जो अपने पास एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकल के आता है, अपने को पता है ना फंडा कैसा है कि तो ये तुम्हारा नॉर्मल अगर है ना, ये लेट्स से नॉर्मल है और ये लाइन है, फर्ज करो ये लाइन है, तो उसमें ये इसी डायरेक्शन में बी रहेगा, है कि नहीं। तो अपने को जो चीज़ निकल के आएगी वो ये निकल के आएगा, है ना, अल्फ़ा निकल के आएगा अपने पास। कॉस अल्फ़ा क्या रहेगा, एन डॉट बी अपॉन एन बी। समझ रहे हो बात? अभी अपने को चाहिए थीटा, ये है ना, ये थीटा, तो उसको ऐसा लिख लेते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर एन डॉट बी। ये हो गया तुम्हारे पास एन कितना 1 - 2 3, और b कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ देखो a प्लस लैम्डा बी वाली फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा अपने पास 1, -1, 1 ऐसा, ये हो जाता है मेरे पास b, ठीक। दिस इज द नॉर्मल, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइन, बेसिकली कहूँ मैं वेक्टर अलोंग द लाइन, ठीक। और ये बेसिकली हो गया मेरे पास नॉर्मल, तो बढ़िया, बस अब कुछ नहीं है। एन डॉट बी की वैल्यू तुम जैसे निकालोगे कितना हो जाएगा, देखो एन डॉट बी हो जाएगा तुम्हारे पास 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 हो जाएगा 6, ठीक। कैलकुलेशंस तो कर लेना यार, ठीक है। और एन का मॉडुलस हो जाएगा 1, 4, 9, 14, और डायरेक्शन का मॉडुलस हो जाएगा 1, 1, 1, कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो मेरे पास एक्चुअल में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बात, 6/√14√3 ऐसा साइन थीटा की वैल्यू आ गई है मेरे पास, ठीक। तो अगर तुम्हें एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है बात, एक्यूट एंगल अगर निकालना है तो साइन थीटा को तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ पर वो आ भी रहा है, साइन थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, थीटा इज ऑलरेडी एक्यूट, है ना। तो थीटा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी साइन इनवर्स 6/√14√3 ऐसा, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। अच्छा, अभी गिवन कैसा लिखोगे, इसमें गिवन वाला जो स्टेटमेंट है उसको इस प्रकार हैंडल करना
गिवन लाइन इज r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, ठीक है, वेयर a बराबर लिखोगे जो गिवन है, b बराबर डायरेक्शन लिखना जो गिवन है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो गिवन प्लेन, ठीक, क्या लिखेंगे भाई उसमें, कहाँ है, r डॉट n वाली फॉर्मेट में, r डॉट n बराबर p, n तुम उसमें लिखोगे वेयर, है ना, n बराबर जो भी है और p बराबर जो भी है, समझ गए बात। ये इस तरह से पूरा गिवन डेटा तुमको लिखना है, एंड देन उसके बाद तुम्हें लिखना है नाउ, है ना, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक, वेयर अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन वेक्टर। समझ रहे हो बात। और इसके आगे क्या लिखोगे यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है बात। अच्छा, फिर उसके बाद तो आगे सॉल्यूशन तुम्हारे सामने क्लियर ही है, ठीक है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास लाइन हमेशा एक ही फॉर्मेट में हो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास प्लेन एक ही फॉर्मेट में हो, बहुत ही सादे से इलस्ट्रेशंस हैं, मैं बस तुम्हें लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो अपनी तुम्हारी खुद की सामान्य बुद्धि भी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक ज़रूर ओपन करना, सो दैट उसमें स्टैंडर्ड तरीका जो लिखने का दिया है उससे तुम जितना ज़्यादा अपना सॉल्यूशन सिमिलर दिखवा सको उतना अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे भी अगर लिखते हो, कॉमन सेंस जो मैं कह रहा हूँ बार बार, वो क्या है, तुम्हारी लिखी हुई बात असल में जो कॉपी चेकर है उसको समझ में आनी चाहिए। तो हम जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स का, फिजिक्स का, कुछ भी, केमिस्ट्री का, उसमें जो तुमने इस्तेमाल किया है बता दो कि वो क्या है। इस तरह से सॉल्यूशन अपना स्ट्रक्चर करोगे, इस तरह से सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, सो दैट जो दूसरे नंबर का स्टेप है वो पहले स्टेप और तीसरे स्टेप के बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरा स्टेप पहले हो रहा है फिर बाद में पहला स्टेप फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं सर हमने तो दिमाग में कर लिया था और ये ऐसा वैसा। भाई तुमने दिमाग में क्या किया उसके बेसिस पर नंबर नहीं मिलेंगे, जो ऑन रिटन पेपर में है, जो पेपर में ऑन रिटन है उसके बेसिस पर नंबर तुम्हें दिए जाते हैं। तो अगर ध्यान रखना, द तकलीफ विच द copy checker encounters during checking your paper is inversely proportional to your marks। जितना ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी उसकी उतना ज़्यादा मार्क्स घटते जाएंगे, ध्यान रखिए। तो अपने को उसकी तकलीफ अगर घटानी है तो सिंपली वेरिएबल्स जो इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड ना रह जाए, कोई भी वेरिएबल ऐसा अनअनाउंस्ड एकदम अनडिफाइंड ऐसा ना रह जाए, और उसमें सीक्वेंसिंग ठीक रखना, ठीक है, सवाल की जो सीक्वेंसिंग रखो वो ठीक रखना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसा, ठीक है। लास्ट लाइन आंसर के लिखना मत भूलना, ठीक है। अच्छा।